इटर्नल लाइफ के लिए जूहियन और ताइजुन बिडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे पता था कि ताइजुन को भी ये एहसास हो गया है कि ये क्या चीज है। एंशिएंट दालिया में एक लेजेंडरी एम्परर भी अपनी इटर्नल लाइफ के लिए इस हब ऑफ इटर्नल लाइफ को ढूंढ रहा था और मेरे पास्ट लाइफ में आने से पहले मेरी पूरी बॉडी रैलिक की वजह से खराब हो गई थी और अगर मुझे हब ऑफ इटर्नल लाइफ ना मिली होती तो मैं पहले ही मारा जाता। और क्योंकि हब ऑफ इटर्नल लाइफ ताइजुन के पास थी तो मुझे उस चीज को हासिल करने के लिए हर घटिया काम करना पड़ा। तो इसका मतलब ताइजुन ने यहाँ पर इस हब को हासिल किया था, जिस वजह से अगर इसके पास फिर से ये हब आ जाएगा तो मेरे साथ वैसा ही होगा जैसा पहले हुआ था, जिस वजह से मुझे इसे हासिल करना ही पड़ेगा। तब होस्ट भी इस बिडिंग से खुश होता है और सबको बताता है कि उस हब से बोचुजुत्सु परफॉर्म करने का स्टेमिना बढ़ जाता है, जिसे सुनकर जूहियन हैरान हो जाता है और उन लोगों को बेवकूफ कहने लगता है। तो ये सुनकर बाकी लोग भी बिडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से उसकी बिडिंग 10 मिलियन तक पहुंच जाती है। तो जूहियन भी बिडिंग करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं वो बिडिंग बढ़ते बढ़ते $50 मिलियन तक पहुंच जाती है, जिसके बारे में जूहियन ने कभी सोचा ही नहीं होता है। तो ताइजुन अचानक से उस बिडिंग को 100 मिलियन तक ले जाता है, जिस वजह से जूहियन के पास आयरन की मदद लेने के अलावा कोई चारा नहीं होता और वो जूहियन के कहने पर $150 मिलियन तक उस बिडिंग को ले जाती है, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो ताइजुन भी इससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर से बिडिंग करना स्टार्ट कर देता है और वो बिडिंग $200 मिलियन तक पहुंच जाती है। तो ताइजुन का साथी सीवू उसे आगे बिडिंग करने से मना करने लगता है और उसे बताता है कि जो उसके अगेंस्ट बिडिंग कर रही है वो होल्टन फैमिली की यंगेस्ट डॉटर आयरीन है। पर ताइजुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, जिस वजह से वो बिडिंग को $220 मिलियन तक ले जाता है। पर सीवू उसे फिर से शांत करवाने लगता है क्योंकि उनके पास होल्टन फैमिली से ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। तब आयरीन बिडिंग को $300 मिलियन तक ले जाती है और ताइजुन फिर से बिडिंग करने की कोशिश करने लगता है, पर सीवू उसे पकड़ लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से वो हर्ब ऑफ इटर्नल लाइफ आयरीन को मिल जाती है। तो थोड़ी देर बाद जूहियन और आयरीन ऑक्शन के सामान को पिकअप करने चले जाते हैं। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया आयरीन, पर इस वजह से तो तुम्हारे काफी सारे पैसे खर्च हो गए हैं ना। मुझे उसकी चिंता नहीं है क्योंकि तुम मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो। तो क्या तुम मेरे बैड लक को ठीक करने के लिए मुझे कोई टालिस्मान देने वाले हो? नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं देने वाला हूँ, बस तुमसे वो लेने वाला हूँ जो तुम्हारे पास पहले से ही है। तो क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज याद है जो कि तुम्हारा पीछा कर रही हो? तो उसे मुझे दे दो और अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा मिस फॉर्च्यून गायब हो जाएगा। वैसे तो बैंकरप्सी रैली को तबाह करना ही काफी है, पर मुझे उसे रखने का मौका मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आयरीन को ऐसी कोई भी चीज याद नहीं आ रही होती जो कि उसका पीछा कर रही हो, जिस वजह से जूहियन को ये थोड़ा अजीब लग रहा होता है और वो आयरीन से पूछने लगता है कि क्या उसकी बॉडी के ऊपर कहीं टैटू अपीयर हुआ है, जिसे सुनकर आयरीन हैरान हो जाती है। तो ये बात है, अगर किसी की बॉडी के ऊपर टैटू अपीयर होता है तो इसका मतलब उसके पास पोजेशन रैलिक है। और सासाकी की आर्म के ऊपर भी जो टैटू था वो भी इस बात का प्रूफ था कि उसने फ्यूचर गाइड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसकी ऑनर बन गई है। कंज्यूमेबल रैलिक्स को कोई भी यूज कर सकता है, पर पोजेशन टाइप रैलिक को सिर्फ उनके मास्टर ही यूज कर सकते हैं। तब आयरीन जूहियन को अपने टैटूज की फोटो दिखाने लगती है, जिसे देखकर जूहियन हैरान हो जाता है। रुको जरा, ये तो बहुत ज्यादा रेयर टाइप का पैरासाइट रैलिक है जो कि अपनी होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है और तुम इसकी पावर को आसानी से छीन भी नहीं सकते हो। तब जूहियन आयरीन को बताता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिससे कि आयरीन थोड़ी उदास हो जाती है। पर तभी जूहियन उसे अपना नंबर देता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो कहीं और नहीं जाएगा, जिसे सुनकर आयरीन खुश हो जाती है और जूहियन भी सोचने लगता है कि अगर वो आयरीन से उसके रैलिक को नहीं छीन सकता है तो वो उसे अपने करीब रखेगा। तो ऑक्शन वाले जूहियन के खरीदे हुए सामान को वहाँ पर ले आते हैं और उससे सारी पेमेंट करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से जूहियन अपने साथियों को फोन करने लगता है, पर कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा होता और यहाँ हम देखते हैं जी अपने साथियों के साथ भाग गया होता है और थोड़ी दूर जाकर उन्हें लगता है कि अब जूहियन उनका पीछा नहीं कर सकता है, जिस वजह से वो आराम करने लगते हैं और इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वो लोग अमीर बन गए हैं। पर तभी सिल्वर एक्स आकर जे के पास वाली दीवार पे आ लगती है, जिससे कि वो तीनों डर जाते हैं। मानना पड़ेगा कि मेरे इतने ज्यादा डराने के बावजूद भी तुम लोग मेरे पैसों को लेकर भाग गए। जूहियन आखिरकार तुमने हमें कैसे ढूंढा? इन्हें ढूंढना तो बहुत ज्यादा आसान था क्योंकि सिल्वर एक्स डायरेक्ट इनके पास मुझे ले आई है। जूहियन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अपनी बकवास बंद करो और अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। तो जूहियन उस रैली को एक्टिवेट कर देता है जिसे उसने आज ऑक्शन हाउस में जीता होता है, जिस वजह से वहाँ पर एक पिलर आ जाता है जो कि कोड ऑफ लॉ को दर्शाता है और इस चीज पर वर्क करता है कि ओपोनेंट जो आपके साथ करेगा उसके साथ भी वैसा ही होगा, जिस वजह से वो एक काउंटर टाइप रैलिक होता है और ओपोनेंट के अटैक को भी उसकी तरफ दोबारा से फेंक सकता है। तो जे और उसके साथी बहुत ज्यादा डरने लगते हैं और जूहियन अपने रैलिक की मदद से जे और उसके साथियों के हाथों को बांध देते हैं। वैसे तो इस रैलिक की पावर आपको आपके एनिमी की अटैक को काउंटर करने का मौका देती है, पर हम इसकी मदद से टारगेट के फ्यूचर एक्शंस को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो जे और उसके साथियों को कुछ भी नहीं होता है, जिस वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब जूहियन उन्हें बताता है कि उन्हें तब तक कुछ नहीं होगा जब तक वो उसे धोखा नहीं देंगे और जिस दिन जे और उसके साथियों ने उसे धोखा दिया उस दिन उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जिस वजह से वो तीनों जूहियन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
हैं तब वो सभी लोग रूम में चले गए होते हैं जहाँ पर उन्होंने हर्ब ऑफ इटर्नल लाइफ को गमले से बाहर निकाल दिया होता है और हर्ब ऑफ इटर्नल लाइफ उन सभी को उसे वापस से गमले में डालने के लिए कह रहा होता है और धमकी दे रहा होता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उन्हें कर्ज कर देगा। तब जूहियन ये काम जे और उसके साथियों को देता है ताकि वो उस पौधे से फ्रूट्स पैदा करवा सके और हम देखते हैं जैसे ही जे हर्ब ऑफ इटर्नल लाइफ को हाथ लगाता है वैसे वो पौधा शांत हो जाता है, जिससे कि जूहियन हैरान हो जाता है क्योंकि वो पौधा जूहियन के हाथ नहीं आया होता और उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता, जिस वजह से अब जूहियन को समझ में आ जाता है कि हर्ब ऑफ इटर्नल लाइफ ह्यूमन एफिनिटी से काम करता है पर जूहियन की एफिनिटी कम होती है, जिस वजह से वो रैलिक उसकी बात नहीं मान रहा होता। तब जूहियन का फोन बजने लगता है और उस नंबर को देखकर उसे एहसास हो जाता है कि वो ताइजुन का ही नंबर है और उसे ये भी एहसास हो जाता है कि अगर उनके पास जूहियन का नंबर है तो उन्होंने जूहियन के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। तो जूहियन ताइजुन से बात करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ ताइजुन उससे हर्ब ऑफ इटर्नल लाइफ के बारे में बात करना चाह रहा होता है पर जूहियन उसके रिलेटेड कुछ भी डिस्कस करने से मना कर देते हैं और फोन को काट देते हैं, जिस वजह से ताइजुन को गुस्सा आने लगता है और सीवू कहने लगता है कि वो कंपनी रैलिक का इस्तेमाल करके हर्ब ऑफ इटर्नल लाइफ को उसके पास ला कर रहेगा क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जूहियन कोई मामूली पर्सन है और वो उससे उस रैलिक को लाके ताइजुन के सामने अपने नंबर बना सकते हैं। तब जूहियन एक बार में बैठा होता है। सिल्वर एक्स को रिएक्ट करते हुए कुछ दिन हो चुके हैं, जिसका मतलब मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है, पर मुझे नहीं लगा था कि उन्हें इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, जिस वजह से अब मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। तब सीवू वहाँ पर आ जाता है और जूहियन को यकीन नहीं आ रहा होता कि वो अकेले ही आया है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि वो लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तब जूहियन सीवू की बातों का जवाब नहीं दे रहा होता, जिससे कि सीवू को गुस्सा आ जाता है और जूहियन को भी एहसास हो जाता है कि सीवू अपने साथ एक रैलिक को लेकर आया है। तब सीवू के चिल्लाने की वजह से जूहियन उसके पेट में कोनी मार के उसे नीचे गिरा देता है और ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि वो उसे जानता ही ना हो। तब सीवू उसे एक्टिंग करने से मना करता है और उसे याद दिलाता है कि वो लोग माइडस के ऑक्शन हाउस में मिले थे। तो जूहियन सीवू को चिढ़ाने लगता है, जिससे कि सीवू को गुस्सा आने लगता है और उसकी डोमिनेंस कम हो जाती है। तो ये है इसकी कमजोरी। सीवू ऐसा पर्सन है जो कि सबके सामने एक ब्रेव फेस दिखाता है, पर असल में वो अपनी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज को छुपा रहा होता है और अगर तुम इसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करोगे तो ये अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता है और इसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। किसी भी पर्सन की पावर ऑफ डोमिनेंस उसके मेंटल स्टेट से अफेक्ट होती है और अगर ये पर्सन अपनी रैशनैलिटी को खो देगा तो ये कभी भी हाई लेवल रैली का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तब जूहियन ताइजुन का भी मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि वो लोग हर्ब ऑफ इटर्नल लाइफ को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं, जिसे सुनकर सीवू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने रैलिक से जूहियन के ऊपर हमला कर देते हैं, पर वो रैलिक एक्टिवेट ही नहीं होता है, जिस वजह से जूहियन उसे पकड़कर उसके सिर को काउंटर पे दे मारता है और कहने लगता है कि उस जैसा बंदा जो कि अपनी डोमिनेंस को नहीं संभाल सकता है वो कभी भी रैली का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिस वजह से सीवू ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि जूहियन को रैली के बारे में पता है और जूहियन कहने लगता है कि वो उस रैली का भी ध्यान रखेगा जो कि अभी अभी सीवू ने उसे दिया है। तो जूहियन सीवू को पकड़ के उस रैलिक से बात करने लगता है और क्योंकि जूहियन की डोमिनेंस स्ट्रांग होती है तो वो रैलिक उसे अपना ओनर बनने के लिए अप्रूव कर देते हैं। तो जूहियन उस रैलिक के पाउडर को सीवू के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि सीवू बहुत ज्यादा डर जाता है। ये वुडो प्रीस्ट ज़ॉम्बी पाउडर है जो कि एक ए रैंक पोजेशन रैलिक है। वुडो को लगता था कि जो लोग पाप करते हैं उन्हें ज़ॉम्बी बना के पनिश करना चाहिए, तो इसलिए अगर तुम इस पाउडर को टच कर लेते हो या फिर इनहेल कर लेते हो तो तुम टेम्परेली अपने होशो आवाज को खो के ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हो। और अब जब सीवू अपने ही रैलिक के हाथों ज़ॉम्बी बन गया है तो कुछ टाइम के लिए ताइजुन मुझे नहीं ढूंढेगा। थोड़ी देर बाद ताइजुन देखता है कि सीवू को जेल में बंद कर दिया गया है क्योंकि वो सड़क पर ज़ॉम्बी बन के घूम रहा था, जिस वजह से ताइजुन उसे छोड़ के उस रैली को वापस लाने के लिए कहता है जो कि उन्होंने सीवू को दिया था। पर तब ताइजुन के साथी उसे बताते हैं कि उन्हें सीवू के पास से कोई रैलिक नहीं मिला है, जिस वजह से ताइजुन को एहसास हो जाता है कि इसके पीछे जूहियन का ही हाथ है। तो इसलिए वो अपनी अटर्नी को वहाँ पर बुलाने लगता है क्योंकि अब उसकी स्ट्रेटेजी को चेंज करने का टाइम आ चुका होता है। तो यहाँ जूहियन और उसके साथी लास वेगस से वापस आ जाते हैं और जूहियन अपने सारे साथियों को उस सारे सामान को संभाल के रखने के लिए कहता है क्योंकि वो उनके बहुत काम आने वाला होता है। आखिरकार मैंने इतने सारे रैलिक्स को हासिल कर लिया है और अब मेरे पास इजिप्शियन फ्यूनरल नाइफ, द गोल्ड एंड सिल्वर एक्स, द रोप, द मुरामासा और वो सारी आइटम्स जो मैंने ऑक्शन में खरीदी थी और कुछ और रैलिक्स जो मैंने बाकी सभी से छीना था, वो अब मेरे पैसे कमाने के लिए काफी होगा। ताइजुन की अटर्नी ली जूहियन से मिलने आ जाती है, जिसका एहसास जूहियन को पहले से ही होता है और वो लोग एयरपोर्ट के कैफे में ही बात करने चले जाते हैं। तुम्हें इतना चौकन्ना रहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि चेयरमैन ताइजुन तुम्हारी एबिलिटीज की वजह से तुम्हारी इज्जत करते हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहा है जो कि $100 मिलियन का है और इसके बाद तुम्हें मंथली सैलरी अलग से मिलेगी और हम तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर नहीं
नहीं करेंगे। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम ये कहना चाहती हो कि मैं स्लीप कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दूं? जरा सोच के बोलना कि आखिरकार तुम क्या कहने वाले हो। तुमने सोचा है कि जिस चीज को तुमने सीवू से चुराया है, तो अगर उसके खिलाफ चेयरमैन ने एक्शन लिया तो तुम क्या करोगे? तुम्हें पता है ना कि वो कितने ताकतवर हैं और वो तुम्हारे साथियों को ऐसे ही गायब कर सकते हैं, और उनके लिए तुम्हें गायब करना भी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि अगर मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा? और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार तुम किसके खिलाफ लड़ने जा रही हो, और इस रैली को देखकर भी तुम्हें एहसास हो ही गया होगा कि यहाँ से गायब तुम होने वाली हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम इस ज़ॉम्बी पाउडर को क्राउडेड एरिया में यूज नहीं करोगे। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तब जूहियन उस रैली के ढक्कन को खोल देता है, जिस वजह से ली पीछे की तरफ चली जाती है और अपने रैली की मदद से जूहियन के ऊपर हमला कर देती है। पर तभी जूहियन अपने कोड रैली को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से ली का हमला उसके ऊपर ही दोबारा से जा लगता है और सभी लोगों को लग रहा होता है कि वहाँ पर कोई परफॉर्मेंस चल रही है। तब जूहियन उसके ऊपर ज़ॉम्बी पाउडर को फेंक देते हैं, जिस वजह से एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वहाँ पर इकट्ठी होने लगती है, क्योंकि अब ली ज़ॉम्बी बन के लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती है। तब ताइजुन भी वहाँ पर होता है और ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होता है। और यहाँ दूसरी तरफ जूहियन को ली के पास से एक कंज्यूमेबल रेलिक मिल गया होता है, जो कि रैंक बी का रेयर टाइप का रेलिक होता है और जूहियन उसे 50 बार और यूज कर सकता है। तब जूहियन को फिर से क्रो की आवाज सुनाई देने लगती है और वो क्रो से कहने लगती है कि उस जगह पर खतरा है। तब जे को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार जूहियन ऊपर की तरफ क्या देख रहा है, जिस वजह से जूहियन का एहसास हो जाता है कि उसके अलावा कोई भी क्रो की आवाज नहीं सुन सकता है। और तब क्रो जूहियन से कहने लगती है कि उसे जल्द से जल्द उसके पास आ जाना चाहिए, और जूहियन इससे मना कर देता है क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता कि कोई रैली को उसे ऑर्डर दे रहा है, और उसकी हरकतों को देखकर जे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब क्रो जूहियन को बताने लगती है कि वो बाद में पछताने वाला है, जिस बात पर जूहियन को कुछ समझ नहीं आता है। और तब ताइजुन खुद जूहियन से मिलने वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर जूहियन हैरान हो जाता है। तब जे जैसे ही ताइजुन से बात करने लगता है, वैसे ही ताइजुन अपनी पावर से उसे चुप रहने के लिए कहता है, जिससे कि जे और उसके साथियों को जोर का झटका लगता है और ताइजुन